विद्यार्थियों, मैं अनुराग त्रिपाठी आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं और आज हम आपको कक्षा 7 एनसीईआरटी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण कोर्स को हमने एक बारगी में एकत्रित कर लिया है और इसको आप देखते हैं। देखिए, क्रांति पहला चैप्टर है इसमें कक्षा 7 में, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आप जानते हैं विज्ञान की परिभाषा से आप परिचित हैं। क्रमबद्ध विज्ञान, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा बहुत पहले से ही परिचित है। लेकिन प्रौद्योगिकी एक शब्द है। प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है जब हम विज्ञान के नियमों को जीवन के किसी क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं तो उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। यही विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अंतर है। इसके बाद फिर क्रांति देखिए लिखा गया है। तमाम तरह की क्रांति में जैसे ग्रीन क्रांति है, व्हाइट क्रांति है, फिर ब्राउन क्रांति है, नीली क्रांति है। इस तरह से प्रश्नों को हम देखते हैं। इसके बाद फिर रेशों से वस्त्र तक, रेशों से वस्त्र कैसे बनते हैं इसके बारे में आप देखते हैं। जैसे अंगोरा बकरी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में, पेपर वेट रख लीजिए, अंगोरा बकरी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में और एल्पेका एवं लामा जंतु से ऊन दक्षिण अमेरिका में मिलता है। लामा, ये प्रश्न दक्षिण अमेरिका वाला आपसे महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। वर्णात्मक प्रजनन क्या है? देखिए प्रश्न है, वर्णात्मक प्रजनन क्या है? जिसे बताया गया नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो गुणवत्तापूर्वक पूर्ण ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों में जैसे नस्ल है और राज्य है। एक चार्ट है, देखिए महत्वपूर्ण चार्ट आपके लिए है ये, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो हमेशा आपको काम देगा। देखिए, बाकरवाल जम्मू कश्मीर में, रामपुर बुसायर उत्तर प्रदेश हिमाचल, नली नाली राजस्थान पंजाब हरियाणा, लोही राजस्थान और पंजाब, मारवाड़ी गुजरात, पाटनवाड़ गुजरात। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं और इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसको देखने के लिए भेड़ के रेशों को उनमें संसाधित करने के विभिन्न चरण होते हैं। जैसे पहला, भेड़ों के बालों की कटाई, अभिमार्जन माने साफ सफाई, छटाई लंबाई और चिकनेपन के आधार पर, फिर कताई है, रंगाई है, ऊनी धागा बनाना है। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। ये पशुओं का एक रोग है एंथ्रेक्स, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यह एक घातक रुधिर रोग सोर्टर्स रोग के रूप में दिखाई देता है। लिखा गया है, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको इसमें लिखा गया है भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। सबसे अच्छा ऊन न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ों से मिलता है। रेशम क्या है? एक प्राकृतिक रेशा है। रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम का आविष्कार चीन में है। चीन विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। तो इस तरह से इस प्रश्न को अब आप आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर ये समझने का प्रयास इसमें करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट के जीवन चक्र को पढ़ने के लिए पहले शहतूत है वृक्ष, अरंडी का वृक्ष, ओक के वृक्ष पे पाले जाते हैं। शहतूत, अरंडी मतलब रेड़ी समझ सकते हैं, गांव में रेड़ी कहते हैं। और इसके बाद फिर ओक के वृक्षों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट अंडा देती है। शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर ये चिपके रहते हैं। अंडे से लार्वा निकलते हैं जिसे कैटरपिलर या इल्ली या लार्वा कहते हैं। पेड़ की कोमल पत्तियों को ये खाते हैं। लार्वा में एक विशेष ग्रंथि जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं, इससे महीन
लसदार पदार्थ का श्रावण होता है जो प्रोटीन युक्त होता है। ये बात पूछी जाती है कि रेशम क्या है, तो आप बताएंगे रेशम एक प्रोटीन है। फिर आगे आप देखिए, जब आगे बढ़ते हैं तो प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर आता है। इसके बाद फिर आप आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, सेरीकल्चर क्या है। रेशम पालन आप जानते ही हैं और इसका प्रमुख केंद्र कर्नाटक के मैसूर तथा बंगलुरु में है। भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम प्रमुख क्षेत्र है रेशम उत्पादन की दृष्टि से। टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम, ये रेशम के कई प्रकार हैं और रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। फिर अगला पॉइंट आपका इसमें बनता है, आप इस समय कक्षा 7 के एनसीईआरटी के प्रश्नों को देख रहे हैं। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। आप जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस, जूनियर स्तर पर की क्लास में ठोस, द्रव और गैस से संबंधित प्रश्न ही आपको मिलते हैं। इसमें आपका एक शब्द तत्व भी है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा इसमें तत्व है, कौन सा इसमें यौगिक है, ये प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो तत्व और यौगिक के संबंध में किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता वह तत्व है। यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ जल जो है H2O जल, ये यौगिक माना गया है। H और H2 है और O बराबर जल है। H2 क्या है? हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु हैं और O ऑक्सीजन तत्व के 1 परमाणु हैं और इससे मिलकर के जल बना हुआ है। तो इस तरह से फिर आप आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं तत्व। तत्व के प्रतीक। तत्व के प्रतीक में देखिए यूनान के लोगों ने सर्वप्रथम प्रतीक का प्रयोग किया था और 1808 में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों को वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया था। स्वीडन के जे वर्जिलियस ने तत्व का पहला अक्षर प्रतीक के रूप में लिखने का सुझाव दिया था। सबसे पहले प्रतीक की संरचना, तत्वों का प्रतीक कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो प्रतीक का सुझाव स्वीडन के वर्जिलियस ने दिया था। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन का प्रतीक H है, कार्बन का प्रतीक C है, फ्लोरीन का प्रतीक F है, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P और सल्फर का S है। फिर आप आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं एल्युमिनियम का Al है, आर्गन का Ar है, ब्रोमाइन का Br है, कैल्शियम का Ca है, क्लोरीन का Cl है, कोबाल्ट का CO है, हीलियम का He है। तो इस तरह से ये प्रतीक भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जैसे सभी तत्वों का जो पहला अक्षर है, कमोवेश सबका पहला अक्षर ही प्रतीक है, तो इसको आप सामान्य धारणा से याद कर लेंगे। और फिर आगे जब बढ़ते हैं तो मैग्नीशियम देखिए इधर लिखा गया है, इसमें आपका मैग्नीशियम Mg, नियान Ne और सिलिकॉन Si। फिर आगे जब आप बढ़ते हैं तत्व का अंग्रेजी नाम, लैटिन नाम, उसका प्रतीक और संकेत। सोडियम का लैटिन नाम है। अब लैटिन नाम जो मिलता है इसको लैटिन या लैटिन नाम कहते हैं। प्रतीक या संकेत इसका सोडियम का नेट्रियम है। कॉपर का लैटिन नाम क्यूप्रम है, Cu का संकेत है। आयरन का फेरम है, Fe संकेत है। पोटेशियम का कैलियम संकेत है। पोटेशियम का देखिए यहाँ P है तो यहाँ संकेत K से है, हालांकि यहाँ C था, यहाँ भी C था। सोडियम का भी संकेत Na है, ये भी अलग चल रहा है और ये भी अलग चल रहा है, ये भी अलग चल रहा है।
सिल्वर अर्जेंटम Ag है, गोल्ड का आरम Au है, मरकरी Hg, चांदी का हाइड्रे रंगाइम है। फिर आप आगे जब बढ़ते हैं तो परमाणुवीय प्रतीक के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। देखिए हमने इसको लिखा है। और किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणुसूत्र या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। जैसे O2, N2, Cl2, Br2, I2, इसमें 2 परमाणु हैं। और जैसे P4, S8, इसमें 4 परमाणु हैं, इसमें 8 परमाणु हैं। इस तरह से फिर आगे आप बढ़ते हैं तो देखिए इसमें आपका ये लिखा गया है, परमाणुवीय प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस तत्व के कितने परमाणु उपस्थित हैं, उसे यौगिक का अणुसूत्र कहते हैं। अणुसूत्र की यह परिभाषा हो गई कि परमाणुवीय प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं और उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। यहाँ देखिए आपके जो अणुसूत्र यहाँ पे प्रमुख यौगिक में सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं, उसका सूत्र है NaCl। अब आप यहाँ देख रहे हैं Na का अर्थ सोडियम से है और परमाणु संख्या 1, क्लोरीन Cl परमाणु संख्या 1। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। CO2 में आप देख रहे हैं C कार्बन है, O2 ऑक्सीजन है, कार्बन C से, ऑक्सीजन O से। इसमें परमाणुओं की संख्या 1, इसमें परमाणुओं की संख्या 2। फिर इसी तरह आगे आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होती है H2SO4, हाइड्रोजन H से है, परमाणु संख्या 2 है, सल्फर H से है, परमाणु संख्या 1 है, ऑक्सीजन O से है, परमाणु संख्या 4 से। फिर आप आगे बढ़ते हैं, नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल को जब आप देखते हैं तो इसमें HNO3 है, H हाइड्रोजन है, N नाइट्रोजन है, O3 ऑक्सीजन है। परमाणुओं की संख्या आप देख रहे हैं, H में 1, N में 1 और O3 में ऑक्सीजन 3 परमाणुओं की संख्या। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, Ca कैल्शियम 1, C कार्बन 1, O3 ऑक्सीजन 3 परमाणुओं की संख्या है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है, यहाँ पे कभी कभी सूत्र भी पूछा जाता है या रासायनिक नाम पूछा जाता है, उसके लिए ये चीज आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही चूने का पानी कहते हैं, CaOH2। C से कैल्शियम है Ca, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि O और H दोनों में परमाणु संख्या 2 है, Ca में 1, O में 2, H में 2 परमाणुओं की संख्या है। फिर आप देखेंगे चीनी। चीनी जिसको कहते हैं शक्कर, इसका सूत्र है C12 H22 O11। चीनी का ये सूत्र है, इसमें कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11 परमाणुओं की संख्या है। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा के नाम से जानते हैं, इसका है KMnO4। Mn मैग्नीज, परमाणु संख्या 1 है इसमें, पोटेशियम में 1 है और O4 ऑक्सीजन में 4 है। तो इस तरह से इसका ये सूत्र हो गया। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका सूत्र है सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा जाता है कि धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा। तो इसको जब आप देखते हैं तो ये सोडियम Na, इसका 2 परमाणु संख्या इसमें 2 है, C में कार्बन
में परमाणु संख्या यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन में यहाँ परमाणु संख्या 3 है। सोडियम कार्बोनेट, इसके बाद अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये खाने का सोडा है। यही दोनों में आपका अंतर आपको जानना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने का सोडा है उसमें NaHCO3 है। Na सोडियम 1, हाइड्रोजन 1, कार्बन 1 और O3 ऑक्सीजन 3 परमाणु संख्या हो गई। 2H2O का अर्थ है 2H2 जल के द्वि अणु। ये आगे लगा हुआ है जो 2H2O में जो 2 आगे लगा हुआ है ये अणु है। जल के 2 अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। अब इसको देखने के बाद आप ये देखते हैं नींबू या संतरा में साइट्रिक अम्ल है, सिरका में एसिटिक अम्ल है, दही में लैक्टिक अम्ल है, इमली या कच्चा आम में टार्टेरिक अम्ल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण बात है। पूछा जाता है साइट्रिक अम्ल किसमें मिलेगी, एसिटिक अम्ल किसमें मिलेगी, चाहे ये पूछा जाएगा चाहे ये पूछा जाएगा तो ये बताना रहेगा। दही लैक्टिक, इमली या कच्चा आम टार्टेरिक। इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं और आपका के कोर्स में चैप्टर भी है अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्लों में सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल की ही बात कर ली जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो किया जाता है उर्वरक कारखाने में, बैटरी में, रंग में, कागज में, कपड़ा आदि के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जब आप अम्ल वर्षा पढ़ते हैं तो तब भी इस अम्ल का नाम आपको बताया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, दूसरा देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है कि नाइट्रिक अम्ल को ही अम्लराज कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल को ही अम्लराज कहते हैं और इसका उपयोग उर्वरक में, सोने चांदी को शुद्ध करने में, ये भी महत्वपूर्ण बात है, सोने चांदी को शुद्ध करने में, पटाखा में और विस्फोट में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आप आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का अम्ल भी कहते हैं। क्लोरीन निर्माण, नमक शोधन, टॉयलेट सफाई में HCl का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, सिरका में आप जानते हैं इसका पाई जाती है एसिटिक अम्ल। अचार, दवा, सेलुलोज एस्टेट या फोटो फिल्म का निर्माण और सफेदा बनाने में आप व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं। व्हाइटनर के प्रयोग में भी एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बातों में आपने पढ़ा अम्ल के बारे में। सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4, नाइट्रिक अम्ल या अम्लराज सोरे का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या नमक का अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर सिरका, इसको आपने पढ़ा। फिर आप आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। NaOH कास्टिक सोडा घरेलू काम में, बर्तन सफाई में, साबुन निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। अगला यहाँ पे आप क्षार देख रहे हैं, अगली क्षार का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, चूना। चूना को आप जानते हैं पुताई में, घरेलू उपचार में, अमोनिया निर्माण में प्रयोग किया जाता है। फिर आप आ जाते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl आप जानते हैं नमक में, भोजन, नमक का प्रयोग भोजन में, घोल में, क्लोरीन निर्माण में, साबुन निर्माण में। फिर अगला आपका है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, धावन सोडा, धुलाई कपड़े करने के लिए धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट धावन है और सोडियम बाइकार्बोनेट ये उसमें प्रयोग किया जाता है
आगे इसका प्रयोग लिखा गया है। धावन सोडा कपड़ों की धुलाई, कांच के निर्माण, जो जल की कठोरता को दूर करने। फिर आप आगे जब आते हैं तो आपको मिल जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसमें आप देखते हैं खाने का सोडा है, ये दोनों महत्वपूर्ण आपके हैं, ये भी महत्वपूर्ण है और ये भी। खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर पेय पदार्थों के निर्माण में इसका प्रयोग होगा, और ब्रेड केक के निर्माण में, भोजन में, पाचक पदार्थों के निर्माण में। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है परिवर्तन। तो जो परिवर्तन है, चेंज है प्रकृति में, तो कई प्रकार का होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से दो परिवर्तनों की चर्चा की जा रही है। एक परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन और एक परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ आप देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है, रूप केवल बदल जाता है, नया पदार्थ नहीं बनता। अब जब नया पदार्थ बनेगा ही नहीं तो पदार्थ की पूर्व की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। एक से अधिक नया पदार्थ इसमें बनता है। सामान्यतः पूर्व, अच्छा ये आपका हो गया इसमें भौतिक वाले में, पूर्व अवस्था प्राप्त हो जाएगी। रासायनिक में देखिए एक से अधिक नया पदार्थ बनता है और सामान्यतया पूर्व पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये इसकी विशेषता होती है। फिर आप इसमें देखिए लिखा गया है कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक। मोम का पिघलना, ध्यान से देखिएगा, मोम का पिघलना तथा जमना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ग्लूकोज का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि कली चूने का जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान से आप देखेंगे तो कई परिवर्तन हैं जो आपके परीक्षाओं में कक्षा 7 से ही संबंधित प्रश्न आपको मिल जाते हैं। फिटकिरी के रवे का बढ़ना भौतिक परिवर्तन है, जबकि चने के बीज के पौधे के रूप में बढ़ना रासायनिक परिवर्तन है। गर्म जल से भरे डिब्बे पर ठंडा पानी डालना भौतिक परिवर्तन, जबकि सोडियम पर ठंडे पानी की क्रिया रासायनिक परिवर्तन। लोहे एवं गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनाना भौतिक परिवर्तन, लेकिन जब मिश्रण को गर्म कर देंगे नया पदार्थ बन जाएगा तो वो रासायनिक परिवर्तन। चीनी का जल में बना शरबत मीठा, जबकि चीनी जलने पर कड़वी हो जाती है। चीनी का जल में बना शरबत मीठा हो जाएगा, यह भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब चीनी जलने पर कड़वी हो जाएगी तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से एक पॉइंट और है, गर्म करने पर लोहे का लाल हो जाना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद अब आप अगले चैप्टर को लेते हैं, जिस चैप्टर का नाम है तापमापी या थर्मामीटर। में उष्मा एवं ताप चैप्टर का नाम है। पहला पॉइंट तापमापी या थर्मामीटर। अब यहाँ इस चीज को आप देखते हैं कि तापमापी या थर्मामीटर में पारा या अल्कोहल भरा होता है, और डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है 35 अंश सेंटीग्रेड से 42 अंश सेंटीग्रेड तक का चिन्ह उसमें रहता है। शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 37 अंश सेंटीग्रेड, उसको आप कह सकते हैं, अथवा 98.6 अंश फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। C/100 बराबर F-32/180। ये दिखाता है कि दोनों का पैमाना बराबर है। सेल्सियस पैमाने पर 100 खाने बराबर फ़ारेनहाइट पैमाने पर 180 खाने के बराबर होता है। ये चीज, ये बात दर्शाती है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। अगला पॉइंट यहां लिखा गया, 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 14.5 अंश सेंटीग्रेड से 15.5 अंश सेंटीग्रेड अर्थात 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर
1000 कैलोरी बराबर 4.18 गुणे 10⁻³ जूल। अब आप आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। साइंस थोड़ा सा देखिएगा, ये साइंस है, इसका नाम थोड़ा सा नीरस, आप इसको नहीं बनाएंगे, आराम से इसको पढ़ेंगे जिससे आपका प्रश्न सब समझ में आता जाए। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो मात्रा और द्रव्यमान में अनुपातिक संबंध होता है, यह अनुपात का चिन्ह है। ऊष्मा की मात्रा Q वस्तु के तापांतर या डेल्टा टी का मतलब प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर पर निर्भर करती है। तो यहाँ Q और यहाँ पर भी देखिए ये चिन्ह आपका अनुपातिक संबंध है डेल्टा टी का। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 अंश सेंटीग्रेड तक परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान पर, तापांतर पर और विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। अब यहाँ एक सूत्र देखिए लिखा गया है, ऊष्मा की मात्रा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान गुणे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और गुणे पदार्थ की ताप वृद्धि, अर्थात Q बराबर m गुणे S गुणे डेल्टा T और विशिष्ट ऊष्मा S बराबर, तो ये आपका Q बटा m गुणे डेल्टा T बराबर कैलोरी बटा किलोग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस। अब आप आ जाते हैं ऊष्मा के स्थानांतरण को, ट्रांसफर ऑफ हीट या ऊष्मा संचरण की 3 विधि आप जानते हैं, एक चालन है, एक संवहन है और दूसरी विकिरण है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाती है उसको चालन कहते हैं। संवहन द्वारा द्रव और गैस में, अगर आपसे पूछा जाए हमारा वायुमंडल कैसे गर्म होता है, तो हम बताएंगे कि हमारा वायुमंडल संवहन से गर्म होता है। विकिरण क्या है? विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा का आगमन होता है वो विकिरण है। एक शब्द ऊर्ध्वपातन है। कोई वस्तु जो ठोस है वो द्रव में न बदले सीधे गैस में चली जाए ताप देने पर, उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसमें कपूर है, नौसादर है। बर्फ का जो गलनांक होता है 0 अंश सेंटीग्रेड है। पानी का जो क्वथनांक होता है 100 अंश सेंटीग्रेड। इस तरह से अब आप आगे बढ़ते हैं और इसके प्रश्नों को देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है पौधों में पोषण। तो पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य का प्रकाश और पत्तियों पर पर्णहरित द्वारा अवशोषण प्रकाश का होगा। तो एक सूत्र यहाँ पे है, ये भी मान लीजिए कभी कभी पूछ लिया जाता है पर्यावरण की कक्षाओं में, 6CO2 + 6H2O सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित दोनों की उपस्थिति में बनाता है C6H12O6 + 6H + 6O2। H नहीं था। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। फिर आगे देख रहे हैं भोजन का संचरण। भोजन का संचरण आलू में तने में होता है, मूली में जड़ में होता है, गोभी में फूल में, पालक में पत्तियों में, टमाटर, भिंडी, मिर्चा, इसमें भोजन का जो संचरण होता है ये फल के में होता है, फल वाले भाग में होता है। और आलू में भोजन तने वाले भाग में, मूली में जड़ में, गोभी में फूल है वो, पालक पत्तियों में। हरे पौधे पृथ्वी पर एकमात्र उत्पादक हैं। अभी उत्पादक वाला जो चैप्टर है, जब हम आपको पर्यावरण में बायोटिक और अबायोटिक पढ़ाते हैं तब आपको इसमें बताते हैं। अब आप आ जाते हैं यहाँ पे परजीवी अमरबेल। अमरबेल जो परजीवी है उसमें आप इस चीज को देखेंगे कि चूसकांग उसमें पाए जाते हैं जो पूर्ण परजीवी होते हैं। चंदन जो है वो आंशिक परजीवी है। चंदन पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन बनाता है और खनिज एवं लवण के लिए पोषी पर निर्भर रहता है। फिर आप देखते हैं सहजीवन का एक उदाहरण है, जैसे राइजोबियम
को पौधे रहने का स्थान देता है, जबकि राइजोबियम उसे नाइट्रोजन देता है। देखिए ये जो सहजीवन कैसे चल रहा है, राइजोबियम को पौधे रहने का स्थान दे देते हैं, जबकि राइजोबियम पौधे को नाइट्रोजन दे देता है, और नाइट्रोजन उसका एक पोषक पदार्थ होता है। तो सहजीवन का उदाहरण है ये मटर, जड़, गांठ में राइजोबियम के जीवाणु, और वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलते हैं, जो जड़ों के माध्यम से अवशोषित होकर पौधे के अंदर जाती है। अगला पॉइंट यहाँ पे है लाइकेन। लाइकेन सहजीवन का उदाहरण है। लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों मिलते हैं। इसके बाद एक प्रश्न आपका जो मिलता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं ये नाइट्रोजन की कमी वाले भूमि में मिलते हैं, और मुख्य रूप से इनका जो स्थान है भारत में गारो खासो या मेघालय पहाड़ियों पर ये पाए जाते हैं। कुछ कीटभक्षी पौधों का नाम है ड्रोसेरा, बीनस फ्लाई ट्रैप। तो कैल्शियम एनेमेलिन नामक लवण एवं प्रोटीन से, ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसके लिए खेद है, ये पॉइंट इसी में ही है, इतना केवल फिर से देखिए। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले भूमि में उगते हैं, और आप ये जानते हैं भारत में गारो खासी पहाड़ियों पर ये पाए जाते हैं। कुछ अन्य कीटभक्षी में ड्रोसेरा है, बीनस फ्लाई ट्रैप है। फिर आपका अगला चैप्टर है जंतुओं में पोषण, और जंतुओं में पोषण का जो चैप्टर है उसको आप समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि पूरा कोर्स एक ही वीडियो में कवर किया गया है, इस नाते इसको देखिए। दांत की जो ऊपरी परत है इसे इनेमल कहते हैं। यह शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। कैल्शियम एनेमेलिन नामक लवण एवं प्रोटीन से बना होता है। इनेमिल जो है कैल्शियम और एनेमेलिन नामक लवण एवं प्रोटीन से बना होता है। दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। कृंतक काटने का काम, रदनक फाड़ने का काम, अग्रचर्वणक पीसने एवं चबाने का कार्य, चर्वणक पीसने एवं चबाने का। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को टायलिन कहते हैं, जो रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे ग्लूकोज में बदलता है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो पोषण की प्रक्रिया। ये क्रम पोषण का आपको याद होना चाहिए। पोषण की प्रक्रिया में पहले अंतर्ग्रहण है, फिर पाचन है, फिर अवशोषण है, फिर स्वांगीकरण है, और फिर वही निक्षेपण या मल निष्कासन है। स्वांगीकरण क्या है? अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है। अब आप कुछ इसमें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जैसे विभिन्न अंगों की पाचन क्रिया। मुख गुहा में लार मिलती है जिसमें टायलिन एंजाइम होता है। भोजन के अवयव जो होते हैं मंड, वो माल्टोज में बदलते हैं। फिर ग्रास नली है। ग्रास नली के बाद अमाशय से जठर रस निकलता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी यहाँ कुछ मिलती है, और यहाँ जो होता है प्रोटीन, दूध और पॉलीपेप्टाइड्स का पाचन होता है। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं तो मिलती है छोटी आंत। छोटी आंत में पित्त रस और अग्नाशयी रस मिलता है, और छोटी आंत में वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, स्टार्च और माल्टोज का पाचन होता है, और जो परिवर्तन होता है वो माल्टोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल और गिसलाल में होता है। छोटी बड़ी आंत अतिरिक्त जल का अवशोषण करती है, उसका कार्य है अतिरिक्त जल का अवशोषण करना, बड़ी आंत का। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन जो होता है तो अमाशय के रूमेन में होता है पशुओं के। वो घास को जल्दी जल्दी भंडारित कर लेते हैं, और रूमेन में आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाली कहते हैं। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे आपका दिया गया है, चबाने का प्रक्रम रोमंथन कहलाता है। ऐसे जंतु रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है जिसे अंधनाल या शीकम कहते हैं।
भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। अमीबा एवं हाइड्रा में संभरण एवं पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो सूक्ष्म जीव अमीबा में पादाभ भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करता है और हाइड्रा स्पर्शकों द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। इसके बाद फिर हम आगे जब बढ़ते हैं तो ये चैप्टर आपका है जीवों में श्वसन, अंतः श्वसन और निःश्वसन। दोनों की संयुक्त प्रक्रिया जो होती है वो संयुक्त क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अंतः श्वसन क्या है? ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़े तक पहुंचाने की क्रिया अंतः श्वसन है। उच्च श्वसन या निःश्वसन CO2 युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया है। श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट है। अधिक श्रम पे 25 प्रति मिनट है और स्पाइरोमेट्री श्वास मापन का कार्य करता है। तो इसमें आप ये देखते हैं कि जो श्वसन की आवश्यकता होती है, श्वसन की आवश्यकता में ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये लिया जाता है, आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा का आउटपुट होता है। श्वसन तंत्रों में या श्वसन अंगों में नासाद्वार है, नासा गुहा है, ग्रसनी है, श्वास नली है, फेफड़ा है। इसके बाद फिर आप आ जाते हैं श्वासोच्छ्वास, यांत्रिक क्रिया है, ब्रीथिंग लिखा गया है और श्वसन को रिस्पायरेशन कहा गया है। श्वासोच्छ्वास यांत्रिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन अंतः शोषित और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छोषित होती है। श्वसन में एक रासायनिक क्रिया है श्वसन, ये बात प्रश्न महत्वपूर्ण है। ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित होता है। अब आप यहाँ देखते हैं जंतुओं का जो श्वसन अंग है वो अलग अलग होता है। जंतुओं के श्वसन अंग को जब आप देखते हैं तो अमीबा और पैरामीशियम में शरीर की सतह से विसरण होता है, केचुए में त्वचा से होता है, काकरोच एवं अन्य छोटे कीट में शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे श्वासरंध्र कहते हैं, मेढक में फेफड़ा एवं त्वचा से, मछली में गिल या क्लोम या गलफड़ा उसको कहते हैं, जलीय जंतुओं में गलफड़े से होता है। और इसके बाद फिर पौधे में श्वसन, तो पौधों में जो श्वसन होता है पत्तियों से होता है। पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं, उससे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कम हो जाती है और CO2 का उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो अब यहीं पर हम इसको विश्राम देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। इसके एक भाग में आपने इसको देखा, एक भाग इसका और आपको मिलेगा जिससे आपका पूरा हो जाएगा। इसको देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। NCERT कक्षा 7 का ये प्रश्न ही संपन्न होता है। इसकी अगला खंड दूसरे वीडियो में आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।